नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कांग्रेस में अंदरूनी कलह थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा उदाहरण कर्नाटक का है। डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के जो सींग आपस में उलझे हुए हैं और जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन, शक्ति परीक्षण हो रहा है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व, जिसको हाई कमांड बोला जाता है, उसने भी एक तरीके से हाथ खड़े कर दिए। अब ये मसला क्या है, सुलझ क्यों नहीं रहा है, झगड़े इतने क्यों बढ़ गए कि हाई कमान ने कह दिया कि भाई आपस में ही सुलझा लो, बैठ जाओ, बैठ करके आपस में बात करो और इन मतभेदों को सुलझाओ। मतभेद किस बात को लेकर के है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ही बने रहेंगे या डीके शिव कुमार को बनाया जाना चाहिए। पर्दे के पीछे से तमाम तरह के किस्से कहानियां चल रहे हैं और किस्से कहानियां क्या हैं? ये कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार को ये एश्योरेंस दिए गए थे कि 2.5 साल पूरे होने के बाद आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। अब इसकी ना तो कोई पुष्टि कर रहा है, ना इसका कोई खंडन करने को तैयार है। सैटरडे को दोनों के बीच नाश्ते पर चर्चा हुई, बातचीत हुई। उसके बाद जब मीडिया ने पूछा कि क्या हुआ, बात हुई, मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई, तो कहा गया कि जो अगला विधानसभा चुनाव है, हम उसकी तैयारी के लिए आपस में बैठ करके चर्चाएं कर रहे थे। बाद में कहा गया कि अब इस मसले को, कौन से मसले को? नेतृत्व के मसले को, कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा, अब इसका फैसला हाईकमान ही करेगा। यानी हाईकमान ने कहा कि आप दोनों बैठ करके इस समस्या को सुलझा लो, और वो दोनों कह रहे हैं कि हाईकमान ही तय करेगा। तो ये दिल्ली और बेंगलुरु के बीच में जो खींचतान एक अलग तरह की चल रही है और जिस तरह की गुटबाजी हमें टॉप लेवल पर भी देखने को मिल रही है, सोनिया गांधी किसी के पक्ष में है, राहुल गांधी किसी के पक्ष में है, मल्लिकार्जुन खड़गे शायद ये चाहते होंगे कि मेरे बेटे के नाम ही लॉटरी लग जाए। तो कांग्रेस में जो ये गुटबाजी है, अंतर कलह है, ये कोई नई नहीं है। इससे पहले भी कई राज्यों में सिर फुटअव्वल होती रही है और तब भी इसी तरह की गुटबाजी केंद्र के स्तर पर भी थी। कोई राहुल गांधी के खेमे का, कोई सोनिया गांधी के खेमे का, कोई प्रियंका वाड्रा के खेमे का। और इसमें जो कांग्रेस का भट्टा बैठ रहा है, जो सत्यानाश हो रहा है, उसकी पटकथा कोई और नहीं लिख रहा है। ये दिल्ली में बैठे हुए लोग ही हैं जो ना संगठन चला पा रहे हैं, और कहीं अगर बिल्ली के भाग्य से छीका टूट भी पड़ता है, किसी राज्य में सरकार बन भी जाती है, तो वो सरकार एक तो अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए ही जद्दोजहद कर रही होती है, और अगर पूरा कर भी ले तो तब तक मतदाता इतने पक चुके होते हैं, इतने नाराज और गुस्से में आ चुके होते हैं कि 5 साल बाद कांग्रेस की सरकार को गद्दी से उतार करके फेंक देते हैं। चलिए जोड़ लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी को और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, हमने लड़ाइयां कांग्रेस की बहुत सारे प्रदेशों में देखी है, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ की सरकार ही गिर गई थी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में भी
मल्ल युद्ध देखा था और अभी कर्नाटक में देख रहे हैं। कांग्रेस इसके लिए अभिशप्त है या अंतर कलह पार्टी का नेतृत्व ही बनाए रखना चाहता है? देखिए, कांग्रेस जो जो कुछ हो रहा है, ये कांग्रेस की बर्बादी की पटकथा लिखी जा रही है। और जो मूलभूत बात अगर मैं करूं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो सबसे मूल संस्था होती है, वो होती है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो लोकतंत्र का इंक्यूबेटर होता है। इंक्यूबेटर यानी जो अ, होता है बच्चों के अस्पताल में, जहाँ कभी-कभी बच्चों को जन्म से के बाद अस्वस्थ होने पर रखा जाता है। यानी जो राजनीति की प्रोसेस को सेता है। तो जब अ, इस बात को प्राइम मिनिस्टर मोदी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और वो करके दिखाया उन्होंने 11.5 साल में। तो यूपी के गन्ना किसानों को पिछले 10 साल में सरकार ने संतुष्ट रखा है। यूपी में पिछले 8.5 सालों में ये 9वां साल योगी जी का है। मेरठ मंडल में, सहारनपुर मंडल में, मुरादाबाद मंडल में, बरेली मंडल में, जहां सर्वाधिक चीनी उद्योग लोकेटेड है, भारतीय किसान यूनियन का कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक का किसान गन्ना जला रहा है। क्यों जला रहा है? क्योंकि जो जो उन्होंने मूल्य की अपेक्षा की थी, वो उनको मूल्य नहीं मिला। यूपी का किसान जो है, यूपी की योगी सरकार की जय जयकार कर रहा है। क्यों? उसको समय पे पेमेंट मिल रहा है। वो हर साल गन्ने के मूल्य में वृद्धि नहीं चाहता। गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया इस साल 40 रुपए, और इस सीजन का भी 600 करोड़ रुपए से ऊपर अपना गन्ना किसानों को पेमेंट किया जा चुका है। कर्नाटक की सरकार क्या कर रही है गन्ना किसानों के लिए? तो जब आपका मूल काम जो है समाज के विभिन्न वर्गों के कार्यों को देखना, जिस वादे पे आप सत्ता में आए थे वो करना है, या रोज जनता को उससे क्या मतलब है कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा, सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार? आप जो वादा करके सरकार में आए थे, उसके लिए आपने क्या किया? वादा छोड़िए, जो सरकार की मूलभूत ड्यूटी होती है, लॉ एंड ऑर्डर, और अ, जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं, जो सरकार का दायित्व है, जिसके लिए सरकार टैक्स लेती है, क्या किया आपने? कर्नाटक की पर कैपिटा इनकम 4.25 लाख रुपया है साल की, और आप उनको फ्री में चावल दे रहे हैं। कर्नाटका में एक से एक प्रबुद्ध लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर जो है कर्नाटक में है। मणिपाल यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कर्नाटक में है। और और बाइकॉन ऑर्गेनिक की जो जो मैडम शॉ है, उसका मुख्यालय भी कर्नाटक में है। एक से एक बड़ी इंडस्ट्री का मुख्यालय कर्नाटक में है। और कर्नाटक के में एक लंबा इतिहास है उद्यमियों का और इंजीनियर्स का। विश्वेश्वरैया हॉल तो आपको देश के हर राज्य में मिलेगा, जो बहुत बड़े इंजीनियर हुए थे। तो जनता और वहां के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार यहाँ पे हाईटेक ये हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए नई यूनिवर्सिटी बनाएगी, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए काम करेगी। हुआ क्या? $15 बिलियन यानी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गूगल ने किया, और वो चला गया आंध्र प्रदेश। जबकि हम दुनिया जानती है कि जो बैंगलोर है, वो इंडिया की, साउथ एशिया की सिलिकॉन वैली है। तो आप जो है अपना मूलभूत काम ना करके ये आप इस झगड़े में लगे हुए हैं। बेंगलोर की जनता सड़कों में गड्ढों से परेशान है। बेंगलोर की जनता सड़कों पे जो जो शहर में कूड़ा है, जो इनसैनिटेशन है, उससे परेशान है। और यहाँ पे आपकी नाश्ते में मीठे में बैठक हो रही है। आप इडली, डोसा, बड़ा पाव और रसम खा रहे हैं, ये तय करने के लिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और और ये बता रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में क्या होगा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के जमाने में जब मंत्री और मुख्यमंत्री जब दिल्ली तरफ किए जाते थे, तो जब उनसे पत्रकार पूछते थे आपकी क्या बात हुई, तो वो कहते थे विकास के बारे में चर्चा हुई। अरे कम से कम इतना बोल देते आज की जब जब दो टॉप नेता कांग्रेस के मिले थे आपस में, कम से कम बताते कि हमने बेंगलोर की सड़कों के बारे में, गड्ढे कैसे खत्म किए जाए, इसके ऊपर हमने चर्चा की। तो ये क्राइसिस केवल कर्नाटक का नहीं है, ये कांग्रेस के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ये अब कांग्रेस के अस्तित्व का संकट है। राजनीति बहुत डायनेमिक होती है। राजनीति जो है 5 डे वीक नहीं होती है, ये 7 डे वीक होती है।
और साल में 365 डेज की होती है। ये काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। आज उनको पब्लिक लाइफ में लगातार 25 साल पूरे हो रहे हैं। एज चीफ मिनिस्टर एंड एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कभी एक दिन का छुट्टी नहीं लिया है। तो आपको डिलीवर करके दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करूं और उससे उनके वोट बढ़ जाएंगे, नरेंद्र मोदी को मेरी आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपनी परफॉर्मेंस के बल पर जनता के बीच में अपना स्थान बनाया है। कर्नाटक में क्या हो रहा है? कभी वहां पे रोहित वेमुला एक्ट आ रहा है कि साहब इससे दलित मतदाता खुश हो जाएगा। कभी वहां पे जो है जाति जनगणना हो रही है। कभी वहां पे जो है जो वहां जो दो मुख्य जातियां हैं, वोकलिंगा और लिंगायत, लिंगायत को अलग धर्म डिक्लेयर किया जा रहा है। रोज नित नए तरीके आप खोज लाते हैं कि जनता को कैसे जाति, धर्म और मजहब की लड़ाई में उलझाया जाए। कभी आप हिंदू मुसलमान कर देते हैं, कभी आप कभी आप कन्नड़ हिंदी कर देते हैं, कभी आप कहते हैं कि कर्नाटक को देश से अलग कर दिया जाना चाहिए, जितना कर हम केंद्र सरकार को देते हैं उसकी तुलना में हमको इतना कम मिलता है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि केंद्र सरकार का पिछले 78 सालों में इन्वेस्टमेंट भी आप ही के यहाँ आया है। वो इन्वेस्टमेंट भी यूपी नहीं आया, वो इन्वेस्टमेंट पंजाब नहीं किया, क्योंकि आप दक्षिण भारत में हैं और हम नॉर्थ इंडिया में हैं। और आजादी के बाद 60-70 साल तक भारत के पाकिस्तान से रिश्ते समान नहीं थे, आज भी सामान्य नहीं है। लेकिन हमने अभी लेटेस्ट ऑपरेशन सिंदूर है, हमारा युद्ध हुआ है पाकिस्तान से। उसके पहले 99 में कारगिल वॉर हुआ है। उसके पहले 71 का वॉर हुआ है। इस नाते दक्षिण भारत के राज्यों को केंद्रीय सरकार का और बाकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का लाभ मिला। इस नाते आज तमिलनाडु और कर्नाटक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं। यूपी बिहार को क्या मिला, राजस्थान को क्या मिला, मध्य प्रदेश को क्या मिला, झारखंड को क्या मिला, बंगाल को क्या मिला? नहीं मिला ना। तो इसलिए ये कहना कि ये हम ज्यादा टैक्स दे रहे ये हैं, तो तो मतलब आप देश से अलग भी हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको बीजेपी से लड़ना है। एक परफॉर्मेंस विषय पर ये लड़ने के विषय बजाय, नहीं मतलब परफॉर्मेंस पे बीजेपी से लड़ने के बजाय या तो आप आपस में लड़ेंगे, या जनता को जाति और जाति, मजहब, भाषा, क्षेत्रीयता के संकीर्ण मामलों में उलझाएंगे। इंस्टेड ऑफ हैविंग ए पॉजिटिव एजेंडा कि प्रदेश को कैसे आगे ले जाएं, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कैसे आए, प्रदेश में कैसी नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। लेकिन आप नाश्ते पे आप मिल रहे हैं क्या तय करने के लिए कि साहब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये जो है ये संकट कांग्रेस का है। और राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके हैं। और आप जो है चुनाव के बीच में चले जाएंगे कोलंबिया और लंदन, और यहाँ बिहार में चुनाव हो रहा है। और 6 नवंबर को पहले फेज की पोलिंग है, 5 नवंबर को आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, और कह देंगे बिहार का चुनाव हम हार गए। नहीं, मैं ये पूछ रहा आप था आपसे, तो ये जो संकट कांग्रेस का है, जी जी। थोड़ा विषय अंतर हो गया। मैं ये पूछ रहा था कि कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, संगठन चलाना नहीं जानता है, या जो प्रदेश के संगठन हैं जहां सरकारें हैं, 3 ही राज्यों में तो सरकारें बची हैं, हिमाचल, कर्नाटक और आपका तेलंगाना, जहां सरकारें हैं वहां अलग सिर फुटअव्वल है। वहां मुख्यमंत्री को कैसे हटाएं, दूसरे को कैसे बैठाएं, इसका संकट है। जहां संगठन है वहां संगठन में भी एक दूसरे के सिर भिड़े हुए हैं। हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा था ये सीन, जब टी सिंहदेव और इनके मुख्यमंत्री के बीच में रोजाना जो है शक्ति प्रदर्शन होता था। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में भी यही होता था। और अशोक गहलोत की वो टिप्पणियां अभी भी याद हैं, जब उन्होंने चिकने चेहरे और पता नहीं अंग्रेजी बोलने वाले, और ये कभी संघर्ष नहीं कर सकते, जमीन पर इनकी रगड़ाई होनी चाहिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। वो भी नाराज होकर के मानेसर के एक होटल में अपने एमएलए को लेकर के महीनों तक पड़े रहे थे। तो ये बीमारी है कांग्रेस की कि एक तो लोगों ने आपको पसंद करना बंद कर दिया है, आप पर विश्वास करना बंद कर दिया है। कहीं अगर आपकी सरकार बन भी जाती है तो फिर ये झगड़े टंटे शुरू हो जाते हैं पदों को लेकर के, और लूट मार को लेकर के सिर फुटबल शुरू हो जाती है। और उसके बाद ये कहते हैं कि आपस में बैठ कर सुलझा लो।
हमारे पास मत आओ। ये झगड़े 2 कारणों से हैं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस हाईकमान की लगातार कोशिश ये रहती है कि किसी भी राज्य में कोई नेता ना उभर जाए, जो कहीं राहुल गांधी के लिए चुनौती बने। और दूसरी तरफ संगठन को चलाने के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता होती है और जो जो काम करना चाहिए लीडरशिप को, सेंट्रल लेवल पर भी आपने किसी लीडरशिप को उभरने नहीं दिया। जब जब राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती मिली G26 के द्वारा, तो आपने संगठन का चुनाव करा दिया और आपने अपने एक जो है आपने नया मनमोहन सिंह ढूंढ लिया और खड़गे को आपने कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। वो आज भी कहते हैं कि ये फैसला कांग्रेस का हाईकमान करेगा। तो आप स्टेट लेवल पर भी नए नेता उभरने देना नहीं चाहते। आप सेंट्रल लेवल पर भी नए नेता उभरने देना नहीं चाहते। आप सेंट्रल लेवल पर भी नेताओं को पावर डेलीगेट नहीं करना चाहते, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, कि जो भिन्न भिन्न राज्यों में संगठन में सरकार में जो समस्या आ रही है उसका रोज दैनिक स्तर पे निपटारा हो सके। हेमंत बिस्वा शर्मा जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे आसाम के, वो राहुल गांधी से मिलने आए। राहुल गांधी अपने कुत्ते पिद्दी को बिस्कुट खिलाते रहे, लेकिन उनके पास हेमंत बिस्वा शर्मा से मिलने का समय नहीं था। वो पार्टी छोड़ के चला गया, बीजेपी में मुख्यमंत्री बन गया और एक बहुत सफल मुख्यमंत्री है। तो जब सेंट्रल लेवल पर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल लीडरशिप का काम क्या होता है, भिन्न भिन्न राज्यों में संगठन में जो भी समस्या आ रही है, जो भी टकराव है, जो भी गुटबाजी है, जो भी कॉन्ट्रडिक्शन है, उनको सुलझाना। अब वहां पे राहुल गांधी से आपको अगर मिलना है तो आपको केसी वेणुगोपाल, जो केरला का एमपी है, उसके दरबार में बैठना होगा। अगर केसी वेणुगोपाल कंट्रोल द एक्सेस टू राहुल गांधी, अगर वो पसंद नहीं करेगा तो आप राहुल गांधी से मिल नहीं सकते। कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी से मिल नहीं सकते। तो आखिरकार कांग्रेस से राहुल गांधी के पास पूरी पावर है, उनसे आप मिल नहीं सकते। प्रियंका गांधी इन मामलों को देखती नहीं है यूपी के अलावा। सोनिया गांधी ने अब सारा काम राहुल गांधी को सौंप दिया है। तो अब यूपी का संगठन भी के प्रभार झगड़े कौन नहीं है, सुलझाएगा? प्रियंका के हाँ, पास यूपी यूपी का के हाँ, प्रभार भी हाँ, नहीं यूपी है हाँ, अब। नहीं, यू आर राइट, यू आर राइट। वो भी तो सवाल छीन ये है चुका कि है। तो संगठन के जो विवाद है ये कौन सुलझाएगा? भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और जेपी नड्डा का रोज का समय किसी ना किसी राज्य में संगठन का विस्तार कैसे करना है, संगठन में किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी देनी है, किस व्यक्ति को क्या काम दिया, उसने किया कि नहीं किया, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है, संगठन का काम को दैनिक स्तर पे देखना है। और अगर आवश्यकता होती है तो पीएम भी देखते हैं। कांग्रेस में क्या होता है, कांग्रेस में कोई चिंता ही नहीं। कांग्रेस में का केवल एक काम रह गया कि जब चुनाव की घोषणा हो जाए उसके एक हफ्ते पहले तैयारी शुरू करो, बाकी साल भर मौज मारो। भारतीय जनता पार्टी का तो मैं जानता हूं पिछले 40 सालों का काम, जो उनकी कार्यशैली है। उनके यहाँ हर महीने बैठक होती है संगठन की। संघ परिवार के जितने संगठन है हर महीने बैठक होती है। और हर बैठक पे चर्चा होती है, इस महीने हमने क्या किया और हमें आगे क्या करना है। तो और बंगाल की तैयारी उनके यहाँ 6 महीने पहले शुरू हो गई है। हरियाणा की तैयारी उन्होंने भी 6 महीने पहले शुरू कर दी थी। यही उन्होंने महाराष्ट्र में किया था, यही उन्होंने दिल्ली में किया, यही उन्होंने बिहार में किया। और आपका बिहार में ये हाल था कि पहले फेज के नॉमिनेशन फाइल करने की डेट निकल गई थी और आप बिहार में आरजेडी से सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं कर पाए थे। तो ये काम किसको करना है भाई? आपकी पार्टी के सीटों का बंटवारा या किसको टिकट देना है, ये फैसला क्या बीजेपी करेगी? और जो व्यक्ति बिहार का इलेक्शन इंचार्ज था, वो अल्लाह वाला राजू, उसको लोगों ने एयरपोर्ट पे दौड़ा-दौड़ा के मारा। उसके ऊपर आरोप लगाया कि इसने जो है इसने टिकट बेचे हैं, 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। तो जो केंद्रीय सेंट्रल लीडरशिप का जो व्यक्ति बिहार में डिप्यूट किया गया है कि वो वहां कृष्णा इलेक्शन लड़ेगा, वो पैसे कृष्णा ले रहा है। कृष्णा अल्लावरू को नहीं दौड़ाया था, किसी हाँ, और नेता को दौड़ाया था। अच्छा, बहरहाल उसके ऊपर आरोप था कि वो पैसे ले रहा है। तो हाँ, अब कर्नाटक में क्या कांग्रेस हाईकमांड ने, क्या क्या खड़गे साहब ने, क्या किसी कांग्रेस के महामंत्री को बेंगलोर भेजा कि जाओ भाई उनसे बात करके आओ, रिपोर्ट लेके आओ, जाओ भाई वहां पे कांग्रेस के एमएलए की बैठक कराओ और एमएलए का वोटिंग करा लो कि एमएलए किसके साथ हैं? कुछ किया आपने? कुछ नहीं किया आपने। क्या आपने दोनों को, दो में एक को किसी को दिल्ली बुलाया कि आओ भाई, आओ 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 बैठ के बात करते? कुछ नहीं किया। बस बस चल रहा है।
तो यानी आप चाहते हैं कि ये जो घाव है वो रिश्ता रहे। अरे भाई, घाव हर पार्टी के संगठन में होता है, लेकिन पार्टी का लीडरशिप का काम है उस घाव पे मलहम लगाना, मरहम पट्टी करना, ताकि वो घाव अब और ना बढ़े। क्या किया कांग्रेस ने? और ये समस्या कांग्रेस की हर राज्य में है, खाली कर्नाटक में नहीं है। यही समस्या उनकी हिमाचल में भी थी, और यही और वहां से आपने राजीव शुक्ला जो है, जो आपके जो इंचार्ज थे, आपने उनको हटा दिया। किसको भेजा कुछ पता नहीं है। यूपी में संगठन का विस्तार कैसे होगा? यहाँ से राहुल गांधी एमपी रहे हैं, यहाँ से उनके पिता जो है राजीव गांधी एमपी रहे हैं, यहाँ से उनकी दादी एमपी रही हैं, यहाँ से उनकी दादी के पिताजी नेहरू जी एमपी रहे हैं। यूपी यूपी में कांग्रेस के संगठन का विस्तार कैसे हो, जरा पूछ लीजिए कांग्रेस के किसी नेता है दिल्ली में, क्या कोई उसका ब्लूप्रिंट है? लेकिन बीजेपी का ब्लूप्रिंट हर राज्य के लिए तैयार है, उस पे लगातार काम हो रहा है। तो संगठन के लिए काम करना बालू में तेल डालने के समान होता है। लेकिन उसमें कभी और जो कार्यकर्ता होता है, जो लीडरशिप होती है, उसको मालूम है कि यदि लगातार हम ऐसी बालू में तेल डालते रहे, तो एक दिन यहाँ पे जो है हरी फसल लहलाएगी। लेकिन तेल डालते रहना है लगातार। क्या आपको मालूम है आज राहुल गांधी कहाँ हैं? देश में है कि देश के बाहर है? यू हैव नो आइडिया। तो ऐसे थोड़ी चलता है संकट। तो आप जो है अपने डीपर क्राइसिस को एड्रेस करिए। कि कांग्रेस का जो मूल स्वरूप था, पार्टी लीडरशिप एट द सेंट्रल लेवल वाज डिसेंट्रलाइज्ड। पार्टियों के और पार्टी के जो राज्यों के महामंत्री इंचार्ज होते थे, वो पूरी तरह से जिम्मेदार होते थे। कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा था, भाई वहां से समस्या आई है, क्या किया आपने, क्या किया जाना चाहिए? तो कांग्रेस के अंदर संगठन को चलाने के लिए जो मूलभूत कार्य होता है, कंसल्टेशन, वो समाप्त हो चुका है। तो आपने कब देखा कांग्रेस में कि राहुल गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के अलावा कभी नेताओं के संग बैठ के विचार कर रहे हो? केवल जो वामपंथी और जिहादी जो गैंग है जेएनयू का, जो उनके सलाहकार हैं, और जो उनके जो है जो उनके आक्रामक और कट्टर भाषा में भारत के खिलाफ नरेंद्र मोदी की आलोचना में जो रोज नए ट्विटर हैंडल पे जो लिखता है, या जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट संभालता है, बस वही है उनकी कंसल्टेशन प्रोसेस। जरा पता करिए कितनी बार जो है राहुल गांधी पिछले एक साल में तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से मिले। राहुल गांधी कितनी बार पंजाब के कांग्रेस के नेताओं से मिले। 27 में पंजाब में चुनाव है। केवल पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस सत्ता में आने की उम्मीद रखती है। क्या तैयारी है कांग्रेस की पंजाब के लिए, कुछ पता नहीं है। केरल में 10 साल हो गए हैं सीपीएम लेफ्ट फ्रंट को, और उसके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। और कांग्रेस के नेतृत्व में जो वहाँ यूडीएफ है, वो सत्ता में आने की तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी की क्या तैयारी है? कितनी बार उन्होंने जो, और जबकि प्रियंका गांधी केरला से एमपी है, वायनाड से। नहीं नहीं, तो केरल से तो भाई उनके साथ ही रहते हैं, उनके सलाहकार बने हुए हैं केसी हाँ, वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल। हाँ, तो सवाल ये कि तो कर क्या रहे हैं आप? ये बिहार के अलग लिए बात आपने है क्या किया कि था? ये अलग बात है कि शशि थरूर को भाव ही नहीं दे रहा है कांग्रेस नहीं, नेतृत्व। आप हरियाणा में चुनाव जीत सकते थे, जीता हुआ चुनाव आप हार गए। अब और स्वयं जिम्मेदारी लेने के बजाय आप उसके ऊपर बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। पिछले वर्ष अक्टूबर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक का बयान था चुनाव के बाद कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। कर्नाटक हरियाणा में कांग्रेस का एक भी नेता राहुल गांधी की इस बात से सहमत न था, न है, कि हरियाणा का चुनाव वो वोट की गड़बड़ी से हारे। तो लीडरशिप का जो काम है, और भाई साहब जो है संगठन का काम जो है, बहुत मेहनत वाला काम होता है। बहुत इसमें इतना परिश्रम करना पड़ता है कि लोगों को अंदाजा नहीं है कि क्या क्या काम करते थे। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी यूपी में ऐसी नहीं खड़ी हो गई थी। कांशीराम ने गांव गांव जाके गांव गांव की यात्रा की थी, तब आपको जाके नहीं पार्टी खड़ी लगता हुई थी। आपको नहीं लगता कि टॉप टू बॉटम कांग्रेस का हर नेता हर राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रयास में है कि नरेंद्र मोदी का जो सपना है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो? बीजेपी को इसके लिए कुछ नहीं करना है। कांग्रेस खुद कुछ कर कांग्रेस स्वयं ही इतना इतना ज्यादा परिश्रम कर रही है कि पार्टी का नाश हो जाए। तो इसके लिए बीजेपी क्या करना है? नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी कार्यशैली है, जिनकी जो उनको परिश्रम करना है, बस उनको उतना करते रहना है।
1990 में क्या कोई सोचता था कि कभी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी? क्या कभी आज से 20 साल पहले आपकी कल्पना में था कि बंगाल में नंबर 2 की पार्टी बीजेपी बनेगी? 2011 में 4% वोट था। आज बीजेपी का वोट 38-39% हो गया बंगाल में। क्या बिना संगठन के परिश्रम के हो गया है? आज तमिलनाडु में बीजेपी का वोट जो है 11% से ऊपर हो गया है। क्या बिना परिश्रम के हो गया? अन्नामलाई ने कितनी मेहनत की है, पूरे प्रदेश की पदयात्रा की है, लोगों से जुड़ा है ना। और राहुल गांधी ने क्या किया, भारत जोड़ो यात्रा, 700 गाड़ियां लेके चल रहे थे और उसके ऊपर आपने 500 करोड़ से या 800 करोड़ रुपए खर्च किए। बिहार में आपने वोट अधिकार यात्रा निकाली, वोट चोरी यात्रा निकाली, उसमें भी कई सौ करोड़ रुपए खर्च हुए। रिजल्ट क्या है? तो जनता आपकी 5 स्टार गाड़ियों के काफिलों को देखने नहीं आती है, आप जनता के बीच में शामिल होते तब आती है। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जनता से जुड़ते हैं, जैसे कनेक्ट होते हैं कि सिलीगुड़ी में एक व्यक्ति जो गरीब था, कभी दैनिक मजदूरी करता था, कभी चाय बेचता था, वो ही हैपेंड टू बी अ मुस्लिम, उसको वो जो है बुला के अवार्ड दे दिया पीएम ने, पद्मश्री अवार्ड। राहुल गांधी को और राहुल गांधी क्या करते हैं, गिमिक्री करते हैं। कभी जाके मोजे पहन के जाके खेत में धान बो रहे हैं, कभी जो है ऑटो वर्कशॉप में जाकर के जो है वो देख रहे हैं मोटरसाइकिल की रिपेयर कैसी होती है, कभी जाके वो इमरती बना रहे हैं, कभी वो कुली के संग बैठ करके जो है वो सामान ढो रहे हैं। तो ये गिमिक जनता समझती है। आप संगठन के लोगों से बात करिए, गांव में जाइए, जिले में जाइए, ग्रास रूट लेवल से के जो वर्कर है उनसे बात करिए, जो बेचारा तमाम तरह के जोखिम सह करके अपने साधनों से आपकी पार्टी का झंडा ढोता है, उसकी क्या इज्जत है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आपको याद होगा, 2 साल पहले घोषणा की थी, हम 1 लाख ऐसे लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाएं जिनके परिवार का कभी कोई व्यक्ति राजनीतिक दल में ना रहा हो। तो ये इस घोषणा में कितना काम हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस घोषणा के पीछे नियत तो यही थी ना कि पार्टी के संगठन का विस्तार किया जाए, पार्टी का जनाधार बढ़ाया जाए, पार्टी की स्वीकार्यता समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में बढ़ाई जाए। इसके पीछे तो सोच यही था ना। क्या किया कांग्रेस ने पिछले 20 साल में, या चलिए 2014 से आज 2025 आ गया, क्या किया कांग्रेस ने? कुछ है आपको इसकी जानकारी? तो आप काम करने के बजाय रोज अडानी ले आते हैं, कभी अंबानी ले आते हैं, कभी जॉर्ज सोरोस ले आते हैं, कभी मणिपुर के रेप का वीडियो ले आते हैं, कभी आप पेगासस सॉफ्टवेयर में की बात ले आते हैं, 2 बार आप हाइड्रोजन बम फोड़ चुके हैं। काम कब करिएगा संगठन के लिए? आप ये तो बताइए। जॉर्ज सोरोस का नाम ले रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक ट्रक जो है वो पलट गया है, उसका ड्राइवर अपने हाँ, मालिक को फोन कर रहा है कि सर वो हाँ, गलती गलती हो गया, आंख लग गया था और ये हाँ, पलट गया है। ये बिहार के हाईवे पर पलट गया है। आप हाँ। क्रेन भेज दीजिए, कुछ पैसे भेज दीजिए, हम इसको जो है सीधा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें बीच बीच में कुछ लोगों ने जॉर्ज सोरोस के फोटो डाल दिए और कुछ लोगों ने उस ड्राइवर के चेहरे पर राहुल गांधी का चेहरा चढ़ा दिया। वो इतना जबरदस्त वायरल हुआ है वीडियो कि साहब बिहार के हाईवे पर हमारा ट्रक पलट गया है और मालिक आप जो है क्रेन वगैरह भिजवा दीजिए, इसको सीधा करवा दीजिए। तो हम्म, ये तो इनकी छवि बन गई है, ये तो इनकी हालत हो गई है। मैं एक और वीडियो आज देख रहा था, सुखविंदर सुक्खू, हिमाचल के मुख्यमंत्री, कुछ बच्चे उनसे हाँ, मिलने के लिए गए, हाँ, उनके बोल पैर रहा। छू के वो राधे राधे बोल रहे थे। तो राधे क्यों बोल रहे हो? सुक्खू ने उनसे कहा कि राधे राधे क्यों बोलते हो? तो भाई नमस्कार आप करो। आप आप कहाँ लेकर के जा रहे हो पार्टी को? आप बच्चों को भी रोक टोक रहे हो, उनकी भावनाओं को, उनकी आस्था को भी आप मोड़ने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैसेज दे रहे हो अगली पीढ़ी को और नई पीढ़ी को? बिहार के चुनाव के बाद मेरी कांग्रेस के एमपी से बहुत विस्तार से वार्ता हुई थी। तो उसने मुझसे बहुत साफ कहा, मेरा नाम कहीं मत लीजिएगा। बीजेपी का ग्रास रूट लेवल पर जो काम करने का मॉडल है, हम उससे लड़ नहीं सकते। बीजेपी का मंत्री 2 महीने से बिहार के गांव में पड़ा हुआ है, वो आसपास के 100 गांव में घूमता है और जो है और पूरे जिले का इंचार्ज है।
हमारा कोई नेता, एमएलए, मंत्री जाएगा तो पहले पूछेगा कि भैया रहने की, ठहरने की क्या व्यवस्था है, गाड़ी कहाँ है और शाम की क्या व्यवस्था है। और बीजेपी का मंत्री गांव में रहता है, गांव में ही खाना बनता है, जो भी गांव वाले जो जो उसके कार्यकर्ता गांव के बना के लाते हैं, और वो ज्यादातर या तो खिचड़ी खाता है या चोखा बाटी खाता है और दिन भर गांव में रहता है। एक जो है यूट्यूबर सोशल मीडिया में जो पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पे लिखा कि मैं आरा से पटना जा रहा था, तो ढाबे के किनारे एक मंत्री एक नेता बैठे हुए थे, मुझे पहचाने से लगे। मैंने जाके देखा तो वो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष यूपी के और वर्तमान में इरिगेशन मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह थे। स्वतंत्र वो देव एक का और भी। एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक हाँ, चारपाई पर बैठे हुए हाँ, एक हाँ, साधु हाँ। साधु का वो पैर दबा रहे थे बैठे पैर हुए। पैर दबा रहे थे, हाँ। और हम्म। एक जगह वो और बिहार के जिले में गए, तो वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो एक नेता से उनकी आंखें चार हुई। वो दोनों दूसरे को देख रहे थे। वो नेता उठ के आया, उसने कहा कि मैं सतीश गौतम हूँ, मैं अलीगढ़ से बीजेपी का सांसद हूँ और 2 महीने से बिहार में हूँ। क्या इस तरीके से संगठन के लिए क्या कोई कांग्रेस का एमपी कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो राहुल गांधी की कांग्रेस की मुख्य समस्या ये है कि सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और सत्ता में आने की आकांक्षा है, पीएम बनने का सपना है, तो उसके लिए आप जो है ट्विटर का, हाइड्रोजन बॉम्ब का, अडानी को गाली देने का, जॉर्ज सोरोस के सहारे आप राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपको आपको धरातल पे काम करना पड़ेगा, अपने कैडर को संगठित करना पड़ेगा, और कैडर को कैसे कैसे चलाया जाता है, उसके अनुशासन को निष्ठा के साथ मानना पड़ेगा। और ये जो अगर ये आप मौलाना नहीं कर सकते। महमूद मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में हम्म। जो बकवास की है, ये हम्म। अपने मन से की है या कहीं से संचालित है? ये जिस तरह के इन्होंने बयान दिए हैं कि जब जब जुल्म बढ़ेगा तब तब जिहाद होगा। देखिए, ऐसा है, जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत को 2.5 मोर्चों पे लड़ना है, इंडिया, पाकिस्तान और आधा अपना भारत, यानी मदनी साहब। अब वो 3.5 मोर्चे हो चुके हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और ये आधा मोर्चा घर के अंदर। और मदनी का बयान ये बताता है कि जो जिहादी इकोसिस्टम है, जो जिहादी भेड़िया तंत्र है, उसके ऊपर सरकार का दबाव बढ़ रहा है। अब आप कांग्रेस के जमाने के तरीके से जो राष्ट्र विरोधी हरकतें करते थे और अपना अभियान चलाते थे, और देश के अंदर आपने अपना अलग देश बना रखा था, और आप कहते थे कि भारत की संविधान गया भाड़ में, हम तो चलेंगे शरीयत के ऊपर। तो अब आर्टिकल 370 खत्म हो गया है, अब ट्रिपल तलाक खत्म हो गया है, अब जो है वक्फ एक्ट अमेंड हो गया है। जो नारा था कभी बीएसपी का कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो जो जमीन आपको अच्छी लगी वो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। अल फला यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा आतंकवादी मॉड्यूल डेवलप हो रहा था, और कितने बड़े पैमाने पर पूरे देश में को दहलाने के लिए धमाके की योजना बन रही थी। ये पूरा पूरा देवबंदी वहाबी नेटवर्क है। मौलाना सैयद मदनी भी उसी देवबंद की पैदाइश हैं, दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर की। उनका ये बयान ये बता रहा है कि अब उनको राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पे ऊपर सरकार की नजर है, और अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाद सरकार ने उनकी जो उनकी जुगलर वेन है ना, जो उनकी गटई है, वो सरकार के हाथ में आ गई है। और पुलिस देर सबेर देवबंद पहुंचेगी। पुलिस सहारनपुर पहुंच चुकी है, ये आपको पता है। सहारनपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मुस्लिम डॉक्टर पकड़ा गया है। तो ये केवल जो ये कांग्रेस के सेकुलरिज्म की मेहरबानी से जो इस्लामी जिहादियों का स्टेट विद इन स्टेट बना हुआ था, वो वो ढांचा अब लड़खड़ा रहा है, उसको चुनौती मिल रही है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो कार्यशैली है, वो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते। वो जो भी संस्थागत व्यवस्था है, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो संविधान है, जो कानून है, जो विधि सम्मत है, वो उसी के अनुसार कार्रवाई करते हैं। आप देख लीजिए, 11.5 साल का उनका रिकॉर्ड है। तो ये जो मरली का बयान है, जहां उसने सुप्रीम कोर्ट को भी जो है बुरा भला कहा है,
बहुत ही कंटेम्प्चुअस रिमार्क उसने किए हैं, तो ये केवल ये दिखाता है कि ममता बनर्जी की तरीके ये भी बहुत डरा हुआ है। इसको भी मालूम है कि जो है अगर हमने सरकार को धमकी नहीं दी, और अब तो वो जिहाद की धमकी दे रहा है। तो अगर अगर मौलाना सैयद मदनी अगर इतने एक्सट्रीम पे पहुंच गया है, तो इसका मतलब सरकार की जो जो इंटरनल सिक्योरिटी की और या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो अपना काम ठीक से कर रही हैं। और ये केवल सरकार को धमकी दे रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पे अगर और आगे आप बढ़े, तो भाई जो है फिर हमको जिहाद करना पड़ेगा। और उसको ये मालूम नहीं है कि वो दिन चले गए जब उनके पास सऊदी अरब से, कतर से और यूएई से अथाह पैसा आता था। अब वो समय जा चुका है। ये जो धमकी है, अब ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि केंद्र सरकार सही समय आने पर सही निर्णय लेगी और इनकी धमकी इनको भारी पड़ेगी। वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। सभी दर्शक मित्रों से ये निवेदन है, आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। इसके अलावा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने मित्रों और ग्रुप्स में। अभी तक ये चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक व्यवस्था हमने की है, व्यवस्था ये है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आप कमेंट कर पाएंगे। ये अधिकार आपको तभी मिलेगा, इसलिए जो भी चैनल पर आते हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद कमेंट का बॉक्स आपके लिए खुल जाता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।